Hello everyone, very good afternoon. And yes guys, we are done with almost 2 lectures of chapter 5th of economics of CSEET syllabus. We have dealt with Indian economy. Indian economy का primary हमारा activity कौन सा है? Anyone? Agriculture. So basically, because we have so many villages in India, almost कितने? 6.5 lakhs almost by 2018 census, and cities are roughly how many? 4,000. That's merely okay, a basic figure. So guys, being an agrarian economy, being an agricultural based economy, 58% of the people's livelihood is from agriculture. तो हमारे इकोनॉमी भी थोड़ी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है. तो एग्रीकल्चरल के लिए हमने काफी सारे प्लान्स लाए, हमने एग्रीकल्चर के लिए पैसा लाया. और पैसा कहां से आता है? एफडीआई. व्हाट इज एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और हमने बहुत सारे प्लान्स, इथेनॉल प्रोडक्शन में हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, मेगा फूड पार्क्स बनवाए हैं. स्टार्टअप्स के लिए हमने 558 डील्स किए हैं एग्री फूड स्टार्टअप्स में. ठीक है, सो मेनी थिंग्स. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट टीएमए हमने दिया है. आप ये सारे एब्रिविएशंस अपडेट कर रहे हो. एम आई राइट? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, आशा बनाई हमने. आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम, सिक्योरिटी होनी चाहिए फार्मर्स को. ये सारी स्कीम्स हमने बनाई है एग्रीकल्चर और एग्री बेस्ड स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए. हमने एग्री उड़ान बनाया है जहां पे हम लोग पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को उनसे मिलाएंगे. और ये क्या है रे शिनचैन? क्या है ये? व्हाट इज दिस? अमेजिंग. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नो, सिंचाई योजना. Perfect. Guys, so we have done a lot of things, and at the end of the day, marine and all agri-marine से related Sampada scheme we also have. Scheme for agro-marine processing and development of agro-processing clusters. तो ये जो छोटे-छोटे रिविजन हम करते हैं ना, इससे काफी समय तक याद रहेगा. Whenever we say billion यानी कितने करोड़? 100 crore. Are you sure? 100 crores. ये तो प्राइमरी एक्टिविटी. हमारी मैन्युफैक्चरिंग is a secondary activity. मैन्युफैक्चरिंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी. और गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काफी पॉलिसीज आई है. पूरी दुनिया परेशान हो गई है चंदू चाइना से. एम आई राइट? मेड इन चाइना के अगेंस्ट हमने कौन सा कंसेप्ट निकाला? मेड इन इंडिया. वेरी बैड. मेक इन इंडिया. बिजनेस की ग्रोथ के लिए, इंडियन प्रोडक्ट्स की ग्रोथ के लिए हमने मेक इन इंडिया पॉलिसी अडॉप्ट करी है, और ताकि हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले. एंड वी एक्सपेक्ट आवरसेल्व्स टू रीच ओके इन द 5th स्पॉट एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न बाय द ईयर 2020. और इसके लिए हमने काफी कंपनीज इंडिया में आ चुकी हैं, काफी लोग पाइपलाइन में हैं. प्रोमिनेंट कंपनीज आर जीई, एचटीसी, बोइंग, तोशिबा एंड सीमेंस. ये बोइंग क्या बनाती है रे? बोइंग व्हाट डू दे मेक? सब बोरवेल बनाते हैं वो. बोरवेल, हाँ, प्लेन्स बनाते हैं वो, एरोप्लेन्स बनाते हैं. ठीक है, एंड ठीक है, ज्यादा कंपटीशन ही एरोप्लेन्स बनाने में. वन प्लस ये इनका भी प्रोडक्शन प्लांट आ रहा है इंडिया में, आ गया है रादर. ठीक है, सो मेनी थिंग्स हैव ऑलरेडी कम अप. और ये भारतीय विज्ञान संस्थान IISc विद सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट मिलके, विप्रो के साथ मिलके क्या बना रहा है? बताओ. एक 3D प्रिंटिंग मशीन बना रहा है. ये 3D प्रिंटिंग मशीन बना रहा है. ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी बना रहे, नई पॉलिसी. इनकम टैक्स में क्या किया गवर्नमेंट ने पॉलिसी के अंदर? बताइए. 25%. हाँ, 25%. ने ये कम हुआ है क्या? टैक्स कम हुआ है. टैक्स जो बर्डनसम होता है, टैक्स जो पहले 30% था, वो कम होके अब कितना हो गया? परफेक्ट नॉलेज, आई लव दिस. लेकिन 25% कितने करोड़ की टर्नओवर का वाली कंपनीज के लिए हुआ है? सिर्फ 50 ब्यूटिफुल नॉलेज, मजा आ गया. गुड. ठीक है, सबके लिए नहीं है स्कीम. ठीक है, सबके लिए ये स्कीम नहीं है. ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी हो गया. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. हाँ, so when we talk about 4G on SIM cards and all, ये कौन सा इंडस्ट्री है रे?
टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। आराम से सोच के बताओ। हाँ, गुड्स है या सर्विस है? गुड्स है या सर्विस है? आर यू श्योर ये सर्विस है? और ये जो तुम कंपनी सेक्रेटरी बन के दोगे, ये क्या है? ये तुम लोग भी सर्विस सेक्टर में हो? मुझे नहीं लगता ये सर्विस सेक्टर में वगैरह पैसा है क्या? गाइस, सर्विस सेक्टर इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेक्टर्स। ठीक है, तुम सोचो ना, हमारे पास टेलीकॉम इंडस्ट्री के पास 80 करोड़ कस्टमर्स है। कितने करोड़? 80 करोड़ कस्टमर्स। इज इट अ ह्यूज इंडस्ट्री? एवरी मंथ कम से कम 100 रुपए तो कमाते होंगे। कम से कम 100 रुपए कमाते होंगे। क्या लगता है तुमको? बेटा ऑफ कोर्स ज्यादा, लेकिन कम से कम 100 रुपीज। 80 करोड़ इंटू 100 कितने हुए? 8,000 करोड़ रुपए। क्या सर्विस इंडस्ट्री में दम है? जी हां। तो हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लिया सेकेंडरी, अब टर्शरी पढ़ते हैं सर्विसेज। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, क्या ये सर्विसेज ही तो है। द सर्विस सेक्टर इज द की ड्राइवर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। निकी इंडिया सर्विस परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है, निकी इंडिया सर्विसेज नाम की कंपनी है। उन्होंने जो पीएमआई है, पीएमआई सुना है ना तुमने, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, कल बताया था मैंने। तो उन्होंने सर्विस सेक्टर का जो इंडेक्स बनाया, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करें। निकी इंडिया सर्विस परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स stood at 53.8 in May 2019, indicating an expansion but fall in June 2019 to 49.6. Strong overseas demand and new export business opportunities helps to boost total sale in the country. Service export. यानी what do you mean by service export? हमारा किया हुआ काम कंज्यूम होगा कहां? इंडिया से बाहर, अब्रॉड। जैसे मैं आपकी क्लास लेता हूं, वैसे मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, सो देयर इज 1 स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल एंड 1 स्टूडेंट फ्रॉम, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम दुबई, दे स्टडी फ्रॉम मी। तो गाइस क्या हो रहा है, जो आप मुझे फीस दे रहे हो वो इंडिया में ही हो रहा है कंज्यूम, मेरी सर्विसेज। लेकिन जो नेपाल की स्टूडेंट है और जो दुबई के 2 स्टूडेंट है, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम एक्सपोर्टिंग द service. Service exports are the key drivers of India's growth, and India ranked as the 8th largest exporter of commercial services in the world in 2017. India is currently the 2nd largest telecommunication market. India has the, ठीक है, 8th largest exporter of commercial, और अगर हम लोग इसकी बात करें, इंडिया टेलीकॉम इंडस्ट्री में 2nd largest telecommunication market है। ठीक है, 2nd largest। फर्स्ट किसका नंबर होगा? गेस करो। जहां पॉपुलेशन ज्यादा वहां टेलीकॉम इंडस्ट्री के कंज्यूमर ज्यादा। चंदू, चाइना। देन India is currently the 2nd largest telecom market and has 2nd highest number of internet users in the world. Guys, MCQ के लिए गोल्ड है। 2nd largest telecommunication market and 2nd largest internet consumers in the world. MCQ gold, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। Major government initiatives. Service exports from India scheme, SEIS. SEIS is aimed at promoting export of services from India by providing duty scrip credit for eligible export. ठीक है, SEIS के थ्रू हम लोग सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। दूसरा, अंडर दिस स्कीम अ रिवॉर्ड ऑफ 3 to 5% ऑफ नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न इज गिवन टू मोड 1 एंड मोड 2 सर्विसेज। यानी आप जितना भी एक्सपोर्ट करोगे, जितना भी नेट फॉरेक्स अर्न करके दोगे, उसका 3 से 5% गवर्नमेंट आपको रिवॉर्ड में देगा। यानी क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है कि सर्विसेज को एक्सपोर्ट करो? क्या कहते हो? जी हाँ, गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रहा है वहां पे।
Next, in the mid-term review of FTP 1520, the SEIS incentives to be notified services were increased by 2%. यानी कुछ सर्विसेज में 3 से 5% से थोड़ा और बढ़ा के 2% और कर दिया. इसका मतलब क्या करे, जब जब वो आपको नई रिवॉर्ड स्कीम लेके आते हैं, क्या आपकी सर्विसेज देने की या मेहनत करने की इच्छा बढ़ जाती है? ऑफ कोर्स. सो गाइस, आपको ज्यादा से ज्यादा इनपुट्स देना. सो गाइस, व्हेनेवर यू गेट सम काइंड ऑफ इंसेंटिव, यू ऑलवेज टेंड टू एक्सपोर्ट इट मोर एंड मोर एंड मोर. ठीक है. देन नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी. नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी देखते हैं. The National Digital Communication Policy 2018 envisages 3 missions. What do you mean by the word envisages? ये envisages का मतलब क्या होता है? ये वर्ड काफी आता है CS की पढ़ाई में. What do you mean by this word envisage? Sir, like consider. हाँ, considers और covers. It covers 3 missions. And what are those? Connect India, प्रोपेल इंडिया एंड सिक्योर इंडिया. यानी नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन से हम लोग पूरे इंडिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, हम लोग प्रोपेल करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया को सिक्योर करना चाहते हैं. देखो, द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी एनविजेस 3 मिशंस. कनेक्ट इंडिया, क्रिएटिंग रॉबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रॉबस्ट? सॉरी, रॉबस्ट? Strong. Robust means strong. Creating robust digital communication infrastructure. Propel India, enabling next generation technologies and services through investments, innovations and IPR generation. Can anyone give me the full form of IPR? Intellectual property rights. Perfect. Intellectual property rights. Intellectual property rights. अब जैसे, ठीक है, जैसे क्या आपको ये फोन बनाना आता है? क्या हमें ये फोन बनाना आता है? अच्छा, ये फोन किसको बनाना आता है? ये फोन किसको बनाना आता है? एप्पल को. एप्पल के पास वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. अगर कोई कॉपी करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी क्या? कोई कॉपी करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी क्या? तो कॉपी नहीं करना चाहिए. इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं. सीएस एग्जीक्यूटिव में आईपीआर पे आप पूरा सिलेबस है आपको, डोंट वरी. ठीक है, को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और सीएस एग्जीक्यूटिव में देखेंगे. बाय द वे, तुम लोग पहुंचोगे क्या सीएस एग्जीक्यूटिव में? पक्का? होपफुली. देन सिक्योर इंडिया, ensuring sovereignty, safety and security of digital communication. क्या हमारे कम्युनिकेशंस लीक होने चाहिए बाय एनी चांस? क्या हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन लीक होना चाहिए? नहीं नहीं, सिक्योरिटी होनी चाहिए. हमें डर नहीं लगना चाहिए कि जब हम लोग किसी को मैसेजेस भेजते हैं तो कोई तीसरा बंदा पढ़ ले. ये डर होना चाहिए हमें. तो हमें बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना. क्या कहते हो? क्या? जाने दो, लेट्स नॉट डिस्कस दैट. सो पहले तो एक रॉबस्ट स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ. जैसे हमारा क्लास चल रहा है, तुमको एक्सेप्टेबल होगा कि बार बार मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक हो रहा है या तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन वीक हो रहा है? सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रॉबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन. दूसरा, तो हम लोग रॉबस्ट स्ट्रॉन्ग डिजिटल कम्युनिकेशन बनाएंगे. दूसरा, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई सर्विसेज, नए नए इनोवेशंस करते रहेंगे. जैसे अब हम लोग कौन से टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए? अभी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? 4G. तो are we trying to go for 5G? Are we doing it? I don't know. You tell me. यानी क्या इंडियन मार्केट 5G की तरफ स्विच कर रहा है? सोचो. Absolutely. So guys, we should try for innovation as well. वो हो गया प्रोपेल इंडिया. और तीसरा, सेफ्टी बहुत जरूरी है. जब हर चीज मोबाइल से हो रही है, जब हर चीज मोबाइल से हो रही है तो थोड़ा सेफ्टी भी कंसर्न है, क्योंकि हम लोग आजकल पेमेंट भी स्मार्टफोन से कर रहे हैं. एम आई राइट? नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, इट कवर्स 3 मिशन: कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया, सिक्योर इंडिया. और एक चौथा ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिशंस ऑफ
नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, ऐसा सवाल बनाएंगे वो. विल यू बी रेडी? होपफुली. उसके बाद पढ़ाएगा कभी ऐसा? हैव यू एवर हर्ड अबाउट इनक्रेडिबल इंडिया? Perfect. What is this? What is this? Taj Mahal. What is this? Which temple is this? Lotus Temple. एकदम rich people हो. ठीक है. Tourism. There is a country named Mauritius. Have you heard about Mauritius? ठीक है. I went to Mauritius in 2013. तो उन्होंने हमें कहा था कि हम आज नॉर्थ जाने वाले हैं. नॉर्थ. तो मुझे काफी ठीक है, मैं लगा नॉर्थ जाने वाले हैं, हम अपनी कार में सो गए, मैं पीछे, और 40 मिनट्स में उन्होंने कहा नॉर्थ आ गया. नॉर्थ. मैंने कहा 40 मिनट में नॉर्थ आया? हमारे कंट्री में जब हम बॉम्बे से नॉर्थ जाते हैं तो हमको एक दिन लग जाता है. एम आई राइट? कार से. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. एम आई राइट? मैं बॉम्बे, पुणे, नागपुर से अगर मैं सोचूं कि मुझे दिल्ली जाना है तो मैंने तो दिमाग में फिट कर लिया 15-20 घंटे तो कहीं नहीं गए. नॉर्थ 40 मिनट में नॉर्थ. फिर मैंने पता किया कि ये कंट्री कितनी बड़ी है, तो कहते हैं सर इट इज 40 किलोमीटर्स बाय 60 किलोमीटर्स, कंट्री ओवर. बट पूरा इकोनॉमी चलता है टूरिज्म पे. तो क्या इंडिया में भी ऐसी जगह है जिससे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बना सकते हैं? सर्टनली. इसलिए नेशनल टूरिज्म पॉलिसी. नेशनल टूरिज्म पॉलिसी. आ जाओ देखते हैं इसको. द यूनियन कैबिनेट, the government of India, the formulation of national tourism policy 2015 that would encourage the citizens of India to explore their own country as well as position the country as must see destination for global travelers. Must see destination, must see. ठीक है, ऐसा एकदम ऐसा दिमाग में फिट कर देना चाहिए जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने दिमाग में फिट कर दिया. क्या वो क्या है न्यूयॉर्क में ऐसे वो भाई ऐसा हाथ में लेके है, क्या है वो बोलो? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. हर मूवी में दिखाते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. देखा तुमने? हर मूवी में दिखाते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. हर मूवी में दिखाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रैंड कैनियन. ग्रैंड कैनियन. ठीक है, आई हैव बीन देयर. ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्टिल फैसिनेटिंग. इट इज अ गुड स्पॉट टू बी एट. बट ग्रैंड कैनियन, ट्रस्ट मी ऑन दिस, देयर इज नथिंग इन ग्रैंड कैनियन. उससे अच्छे घाट्स तो हमारे मध्य प्रदेश में. बट देन यूनाइटेड स्टेट्स हर चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बताता है. वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. अगर ग्रैंड कैनियन नहीं देखी तो वेस्ट हो तुम. गाइस, दे मेक यू फील. इंडिया ने भी ऐसे डेस्टिनेशन बना लेने चाहिए विच आर मस्ट सी. ठीक है, जैसे ताजमहल इज ऑल्सो ब्यूटिफुल ऑफ कोर्स. ठीक है, उसका फुटफॉल भी बहुत ज्यादा है, बट ताजमहल इकलौती चीज नहीं है इंडिया में. हर जगह हमने कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करनी चाहिए. चलो देखते हैं नेशनल टूरिज्म. सो गाइस, देयर आर कंट्रीज लाइक मॉरिशस, सीशेल्स विच आर एंटायरली टूरिज्म बेस्ड. व्हाई कांट वी डू इट? उससे भी फॉरेन एक्सचेंज मिले तो क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसके थ्रू हम गुजर रहे हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017. The Union Cabinet, Government of India has approved National Health Policy 2017, which will provide policy framework for achieving universal health coverage and delivering quality health services to all at an affordable cost. क्या affordable? यानी जैसे कोरोना के कारण जो ट्रीटमेंट है अगर आप करते हो तो there's a medicine, उसका वो इंजेक्शन, इट वाज प्राइस्ड, रेमडेसिविर कुछ इंजेक्शन का नाम था अगर आपको पता होगा तो. इट वॉज कॉस्टिंग 40,000 रुपीज पर इंजेक्शन, और वैसे 6 इंजेक्शन लगते थे. कितना? 40,000. नाउ टेल मी, क्या 2 लाख 40 इंटू 6, 40 इंटू 6, 6 4 24, 2,40,000 एक आम आदमी दे सकता है इंडिया का? गाइस, हमें ऐसी पॉलिसी बनानी है जहां पे हेल्थ सर्विसेज सबको अफोर्डेबल कॉस्ट में मिले. नेशनल हेल्थ पॉलिसी. ठीक है, पॉलिसी तो बना के रखो कम से कम, विल अचीव समथिंग. उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. यार एजुकेशन इंपॉर्टेंट है क्या? क्या कहते हो? एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट.
The new 2016 National Education Policy considers education as the utmost important parameter in the country. 2016 majorly focused on quality of education as well as innovation and research in sector. Guys, हम लोग जो भी है ना, सब कुछ एजुकेशन के कारण ही यहाँ पहुंचे. आपको भी पता है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है. एजुकेशन हेल्प्स यू टू लीव फॉरवर्ड इजीली. उसके बाद इन सब के लिए चाहिए पैसे. क्या कहते हो? सबके लिए चाहिए पैसे. और पैसे हमारे पास है क्या? पैसे तो हमारे पास है नहीं. पैसे कहां से लाएंगे? दूसरी कंट्री से. एफडीआई, लेट्स चेक इट आउट. 100% एफडीआई. अच्छा, हर चीज में 100% एफडीआई अलाउड है? ट्रू और फॉल्स? व्हाट नॉलेज मैन, कहां से तुमको समझ जाता है ये सब? फॉरेन कैपिटल हम सबको चाहिए. फॉरेन कैपिटल जितना ज्यादा, ग्रोथ उतनी ज्यादा. एफडीआई के दो रूट्स बताओ. क्या नॉलेज लायो बॉस, कहां से पता चलता है तुमको ये सब? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछो अभी. डिफिकल्ट क्वेश्चन. ऑटोमेटिक रूट के अंदर कितना % एफडीआई अलाउड है? 100%. देयर यू आर, मजा आ गया बॉस. अप्रूवल रूट के अंदर परमिशन किससे लो? फंस गए. वेरी गुड, वेरी इन एकदम पॉलिटिशियन जैसा खेल लिया तुमने. हाँ, गिव मी अ परफेक्ट आंसर. अप्रूवल रूट से अप्रूवल किसका लू? किसको जैसे तुम लोग हमारा क्लास, आराम से सोच लो, आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है. और आप चीटिंग करके भी इसका आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे. क्या हमने डिस्कस किया है कभी? थोड़ा सा डिस्कस किया हमने. जैसे हम लोग हमारी ईटी खत्म होने के बाद हमारी ट्रिप जाएंगे सिंगापुर. ठीक है, तो उसके बाद आपको घर वालों से किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा? या बता दोगे जा रहा हूं मैं, आ जाऊंगा 5 दिन में? क्या ऐसा होगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा. अप्रूवल लेना पड़ेगा. एफडीआई ऑटोमेटिक रूट, एफडीआई अप्रूवल रूट, जहां पे 100% अप्रूवल लेना पड़ेगा. और अप्रूवल लेना पड़ेगा एफआईपीबी से. एफआईपीबी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. और वेरी नाइस. और अलग अलग सेक्टर्स में कहीं 100% है, कहीं 51%, कहीं 49, कहीं 26. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. लेट्स चेक इट आउट. एफडीआई 100% FDI is allowed under automatic route in the scheduled air transport service, regional air transport service and domestic scheduled passenger airline. ये पैसेंजर एयरलाइन वगैरह यानी क्या रे? पैसेंजर एयरलाइन, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सारी पैसेंजर एयरलाइन है. एक मिनट, आप ये लिख लोगे क्या? लिखा है क्या आपने ये? ग्रेट ग्रेट. अगर मैंने लिखवाया तो ग्रेट, नथिंग लाइक इट. 100 पेजेस का बुक बना हुआ है ना? परफेक्ट यार, एकदम तुम लोग एकदम यानी पास होना ही है क्या तुमको? लग तो वैसे ही रहा है. अप्रूवल ऑफ 100% एफडीआई इन एविएशन फॉर फॉरेन करियर्स. व्हाट इज एविएशन? अगेन ये जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है, ये हमारे डोमेस्टिक कैरियर्स है, हमारे कंट्री के कैरियर्स है. लेकिन अगर मैं बात करूं लुफ्थांसा, ठीक है, तो ये डोमेस्टिक कैरियर नहीं है. इट्स अ जर्मन कैरियर. एयर फ्रांस, इट्स अ फ्रेंच कैरियर. ठीक है. ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की कौन सी एविएशन कंपनी है बताओ? क्वांटास एयरलाइंस. तो अगर इंडिया में आना है तो स्वागत है तुम्हारा. 100% एफडीआई इज अलाउड फॉरेन कैरियर्स. ठीक है. एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, क्वांटास, इन सबको भी अलाउड है. 100% एफडीआई अलाउड है. 100% FDI is allowed under automatic route in tourism and hospitality subject to applicable regulation. ये tourism hospitality समझता ना तुमको? hospitality ने hospital ना? hospitality ना hospital ना? No. hotel management and all. That's hospitality. यानी आपने देखा है क्या, जब
आप किसी अच्छे होटल्स में जाते हो तो दे मेक यू फील गुड, दे सर्व यू विथ वेलकम ड्रिंक, ठीक है, एकदम एकदम आपका बैगेज लेके जाएंगे, देन दिल कॉल यू, अगर आप कहोगे कि मुझे आप मॉर्निंग में 6:30 बजे उठा देना तो दिल गिव यू अ बज एट 6:30 इन द मॉर्निंग, वेकअप कॉल कहते हैं उसको, दैट इज ऑल हॉस्पिटैलिटी। हमारे घर में मिलता है कि हमको हॉस्पिटैलिटी, हमने अपने मम्मी को कहा कि मुझे 8 बजे उठा देना तो मम्मी 7 बजे पंखा बंद कर देगी, 7:30 बजे पानी फेंक देगी, ये है हमारे घर का हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी इज द होटल मैनेजमेंट एंड फील गुड सर्विसेज। देन Government of India allowed 100% FDI in education sector through automatic route since 2002. For healthcare sector, healthcare 100% FDI is allowed under automatic route for greenfield projects, and for brownfield projects up to 100% FDI is permitted under the government route. ये greenfield projects है ने और brownfield projects, greenfield projects है ने ऐसे projects जिसके अंदर कुछ भी रेडी नहीं है, और brownfield project के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे थोड़ी बहुत साइट रेडी है। हाँ, आप करंट अफेयर्स के आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो उसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड समझाया है, किसी ने देखे? ठीक है, तो उसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड समझाया अच्छे से, डोंट वरी। देन एफडीआई कैप इज द टेलीकॉम सेक्टर। एफडीआई कैप, व्हाट डू यू मीन बाय कैप? व्हाट डू यू मीन बाय कैप? लिमिट, कैप यानी लिमिट, ठीक है, that's called as cap. FDI cap in telecom sector has been increased to 100% from 74% out of 100%. 49% will be done through automatic route and the rest will be done through FIPB approval route. मुझे तो समझ ही नहीं रहा है ये FIPB क्या है। Come on, FIPB का फुल फॉर्म बताओ। अच्छा, आपको पता ही नहीं था कि मैं पूछ रहा हूं, है ना? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, पक्का इस पे क्वेश्चन आने वाला है बॉस, 100% क्वेश्चन आने वाला है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनको बोलो, पूछ लो जो पूछना है। उसके बाद गवर्नमेंट हैज अलाउड 100% एफडीआई इन रेलवे सेक्टर फॉर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इन रेलवे के हर काम के लिए नहीं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट के लिए। एंड एफडीआई लिमिट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 26% टू 49 एंड 100% फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज यानी कौन? इंश्योरेंस के ब्रोकर्स। इंटरमीडियरीज यानी इंश्योरेंस के ब्रोकर्स। तो 100% ब्रोकर्स इंडिया में आ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। और दीज आर द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव। आपने देखा क्या? आपने देखा क्या हर जगह एफडीआई का परसेंट 100% करने की कोशिश की है। महसूस हुआ क्या आपको? यानी हमको ज्यादा से ज्यादा फंड्स की जरूरत थी। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन विच ईयर? 1947। वेरी गुड हिस्ट्री का हिस्टोरिकल नॉलेज, वेरी नाइस। और हमारी कंट्री का 2017-18 का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि हमारे 58% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कौन साल का स्टैटिस्टिक्स है? FY18। व्हाट इज FY? व्हाट इज FY? हाँ, व्हाट इज FY? फाइनल ईयर। लाओ चाकू लाओ, फाइनल ईयर। हाँ, फाइनल ईयर तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2018 के स्टैट्स है ये। गाइस 2018 में हमारे 58% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। 1947 का क्या सिनेरियो होगा, क्या लगता है तुमको? क्या इस ये नंबर से बहुत ज्यादा आगे होगा वो नंबर उस जमाने का? इंडिया को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंडिया को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स बनाते चले गए। 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो गाइस क्या लगता है आपको, हमारे जो पहले के प्लान्स होंगे उसमें क्या एग्रीकल्चर को ज्यादा रिस्पेक्ट मिला होगा? क्या कहते हो? धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। लेट्स चेक इट आउट। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया। पहले एग्रीकल्चर पॉलिसीज पे थोड़ा ध्यान देते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956। यानी हम लोग ना ये रिपब्लिक कब मिला था हमको? रिपब्लिक, व्हेन इंडिया बिकेम रिपब्लिक? 47। व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? ये तो बता दो तुम पहले।
क्या बात है, 26 जनवरी। और रिपब्लिक कब हुआ ये रिपब्लिक डे? 1930। अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। 19, तो पहले तो हम लोग इंडिपेंडेंस हुए, फिर हम लोग रिपब्लिक हुए, और फिर हमने 51 से शुरू की इंडिया की 5 ईयर प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होती है, एकदम से अचीव नहीं होती है, तो प्लान बना के रखा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग का भी ये CS है ना, ये 3 ईयर का प्लान है, एम आई राइट? 3 ईयर का प्लान है कि देखो ये मैंने इस नवंबर में ये एग्जाम देनी है, फिर उसके बाद अगले जून में मैंने ग्रुप 1 देना है, फिर मैंने दिसंबर में ग्रुप 2 देना है, और फिर दिसंबर 2022 में मैंने CS प्रोफेशनल का एग्जाम। एम आई राइट? ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने? है कि नहीं? हमारे पास थोड़ा होगा ना, 1-2 साल का तो विजन होगा हमारा। नहीं सर, हम तो बस शाम को कौन सी सब्जी खानी है यही सोचते रहते हैं। गाइस, हमेशा थोड़ा सा 1-2 साल आगे का ही सोचना चाहिए आपने। लेट्स चेक इट आउट। पहला 5 ईयर प्लान, ऑफ कोर्स इसमें एग्रीकल्चर को ही रिस्पेक्ट मिली, जो कि बहुत ऑब्वियस भी था। The highest priority was accorded to increase of agriculture production. Nearly 1/3 और 31% of total plan funds, यानी हमारे पास जितने भी फंड्स थे उसका कितना परसेंट? 1/3 या 31% एग्रीकल्चर को दिया गया। 31% of total plan funds were allocated to agriculture sector. River valley projects were taken up. Irrigation facilities, वो irrigation क्या होता है सर? जिससे रिवर वाटर ब्लॉक किया जाता है और फिर अलग अलग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए वो जो पानी है अलग अलग जगहों को पहुंचाया जाता है। इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इरिगेशन फैसिलिटीज एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स वेर एस्टैब्लिश्ड। Consequently, production of food grains increased by 36% in a short span of 5 years. यानी 5 साल का प्लान तो बनाया, लेकिन सर्टेनिटी लेवल बढ़ी इंडिया को लेके, तो 5 साल के अंदर 36% की ग्रोथ हुई है। क्या ये काफी ज्यादा ग्रोथ है? क्या लगता है? कहीं ना कहीं फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज अ सक्सेस। अब गवर्नमेंट को लगा कि 5 साल में हमने 31% फंड्स देके काफी अच्छा कर लिया है, तो क्या लगता है तुमको सेकंड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को फंड्स बढ़ाए होंगे या कम किए होंगे? अब एग्रीकल्चर तो थोड़ा सा डेवलप हो गया, तो थोड़ा सा वो इंडस्ट्रीज की तरफ चले गए। Second 5 year plan 1956 to 61, it focused on industrial growth and only 20% of the plan allocation was devoted to agriculture. पिछले बार फंड्स का कितना परसेंट गया था? 31%। इस बार कितना फंडिंग हुआ है? तो इस बार फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे नहीं था, इस बार इंडस्ट्रियल पे था। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्री जरूरी है क्या? कब तक चावल गेहूं खाएगा? कभी ना कभी तो केचप चाहिए होगा। क्या कहते हो? आई होप आई एम राइट, मेड सेंस? ठीक है, कभी ना कभी तो तुमको कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कभी ना कभी तुमको फुटवेयर की जरूरत पड़ेगी, कभी ना कभी तो घड़ी पहनने की कोशिश करोगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंट्री को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। सेकंड 5 ईयर प्लान में ही हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे को इंपेटस दिया। देखो, इट इज फोकस ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड ओनली 20% ऑफ द प्लान लोकेशन was devoted to agriculture. Still, food grains production exceeded the target due to extension of irrigation facilities and use of chemical fertilizer. तो इस बार हमने फंड्स कम दिए, फिर भी हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो टारगेट से एक्सीड हुआ। क्यों? क्योंकि पहले 5 ईयर प्लान में जो मेहनत हमने करके रखी थी, अब उसको आगे बेनिफिट मिलेगा। आपको भी मैं अभी से बता देता हूं, अगले 40 दिन, 40 ही बचे ना, अगले 40 दिन तुम जितनी मेहनत करोगे ना, उतना ही फायदा तुमको होगा CS एग्जीक्यूटिव में। तुमको ये अभी महसूस नहीं होगा, लेकिन जितनी तुम अभी मेहनत कर लोगे उतना एग्जीक्यूटिव आसान होगा, और जितना एग्जीक्यूटिव में मेहनत करोगे उतना फाइनल आसान होगा, और जितने अच्छे से फाइनल में पास करोगे उतना लाइफ आसान होगा। तो देख लो कि आज एंजॉय करना है या 3-4 साल बाद, होपफुली। ठीक है, देन
Still, food grains production exceeded the target due to extension of then the third 5-year plan. थर्ड 5-year प्लान में ना, ठीक है, थोड़ी सी ना गड़बड़ भी हुई. हमने थोड़ा सा एग्रीकल्चर को, ग्रीन रिवॉल्यूशन को थोड़ी रिस्पेक्ट दी, लेकिन ये हो गया तभी इंडिया के साथ. क्या हुआ है, कौन सी कंट्री के साथ वॉर किया होगा, देखो. चाइना. ठीक है, चलो देख लेते हैं. द थर्ड 5-year प्लान 1961 to 66, द प्रायोरिटीज वेर ऑन सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन्स. मैंने पहले ही कहा था सेल्फ सफिशियंसी है, दूसरे कंट्री से हम कुछ मंगाना नहीं चाहते थे. मीटिंग द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन अ स्मॉल स्केल. छोटे स्केल पे ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया था. थर्ड 5-year प्लान में एमसीक्यू के लिए गोल्ड है ये. बट दिस प्लान फेल टू मीट द टारगेट ड्यू टू चाइनीज अग्रेशन इन 1962. और फिर ये चाइना वालों ने 1962 में दिमाग खराब किया और फिर ये आ गए हमारे. ठीक है, पाकिस्तान इंडो पाक वॉर हुआ. नाउ इंडो पाक वॉर इन 1965 and severe and prolonged drought during 65-66. There was a great crisis of food that forced the prime minister, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, to appeal to the people to observe fast once a week. Oh my God. ओए समझ रहे हो क्या? यानी फूड क्राइसिस इतना ज्यादा हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जी को he asked the people of India to observe fast once a week. और तभी से साबूदाना खाना चालू किया लोगों ने. Then there were great crisis of food. ठीक है guys, it is a phenomenal knowledge that we are getting out of history. हमको तो ये पता ही नहीं था ना, क्या कहते हो? ठीक है, हाँ, मम्मी पापा को भी देखना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा किया था, पापा तुमको पता है क्या? पूछना उनको. During next 3 annual plans 66 to 69, agriculture recorded 6 to 9% of annual growth under the impact of green revolution. Green revolution सुना है कि green revolution? एक white revolution भी था क्या? What green revolution was related to food grains. हाँ, agriculture. And white revolution was related to milk. Perfect. The production of food grains touched 94 million tons. So guys, we were trying to be, but war ने third 5-year plans में impact कर दिए. And fourth 5-year plan 69 to 74, it aimed. ये एक मिनट, ये गैप क्यों आ गया रे? ये गैप क्यों आ गया? ठीक है सर, वो ठीक है, उस वक्त कुछ क्राइसिस आ गई थी इसलिए गैप आ गया. फोर्थ 5-year प्लान 69 to 74 चला गया. It aimed at 5% annual growth in food grains, high yielding variety of seeds, fertilizer use, new agriculture techniques and irrigation facilities to expand area of green revolution. इस बार हमने green revolution में पूरी जान लगा दी. The production of wheat increased sharply, but growth in rice, oilseeds and coarse grains were nominal, resulting in only 3% annual growth against the target 5%. तो हम लोगों ने थोड़ा wheat में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट किया, लेकिन बाकी ग्रेन्स में हम लोग इतना आउटपुट नहीं दे पाए. ऑफ कोर्स जब आप किसी और चीज पे ज्यादा ध्यान दोगे तो दूसरी जगह गड़बड़ होगी. जैसे जैसे आप CSEET में बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा बीकॉम का एग्जाम पे थोड़ा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या कहते हो, हाँ या ना? एक और चीज, चाहे जो भी हो जाए, तुम बीकॉम का एग्जाम दोगे जैसे भी होगा, और आपका टारगेट होना चाहिए कि बीकॉम के एग्जाम्स में, बीबीए के एग्जाम पे या जो भी आपका ग्रेजुएशन है, टारगेट होना चाहिए कितने परसेंट से ज्यादा? 60% से ज्यादा लाना है आपको. क्योंकि जब हम लोग CS बनते हैं, थोड़ा बता सकता हूं कि मैं एक्स्ट्रा बता सकता हूं आपको, जब हम लोग CS बन जाते हैं तो काफी कॉर्पोरेट्स आपका 10th का मार्क्स देखती है, 12th का मार्क्स देखती है और ग्रेजुएशन का मार्क्स देखती है, और उम्मीद करते हैं कि तीनों लेवल पे आपके 60% से ज्यादा रहे. हर कंपनी में ऐसा नहीं होता है, बट देखे जाते हैं. जैसे TCS, इन्फोसिस में तो 100%, 60% नहीं. तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुमको जॉब नहीं देते वो. ठीक है, तो थोड़ा देखना, थोड़ा विजन रखना. हमारे लिए BBA भी इंपॉर्टेंट है, CS भी इंपॉर्टेंट है. CS ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन BBA BCom इस लेवल की इंपॉर्टेंस पे रखो. अगर आप अब तक 2 घंटे पढ़ते थे तो कम से कम 2 दिन तो पढ़ो. ठीक है. फोर्थ के बाद fifth 5-year plan 74 to 79, it emphasized on self sufficiency in food production
एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। अभी पता चला कि हम लोग गरीब भी हैं बहुत ज्यादा, तो हमारा थोड़ा सा ध्यान किस पे गया, पॉवर्टी इरेडिकेशन। व्हाट डू यू थिंक, इंडिया इज इट स्टिल पुअर? इंडिया व्हाट से, क्या कहते हो, इंडिया आर वी स्टिल पुअर? 20% लोग रात को सिर्फ पानी पी के सोते हैं, वी आर स्टिल पुअर। ठीक है। Stress was laid on extension of irrigation, expansion in cultivation area under HYC seeds. Oh, what is HYV? What do you mean by HYV? Come on, tell me. High yielding variety. Wonderful. लगता है नोट्स में अपडेट कर दिया तुमने अपने, है ना? ठीक है, ये सारा every effort will be paid off. Dry farming was propagated. The plan achieved its target successfully with 4.6% growth. Almost all food grains except pulses witnessed increase in production. Then sixth five-year plan, sorry, it emphasized on land reforms, use of HYV seeds. Again, what is HYV? High yielding variety, chemical fertilizer, groundwater resources, and improving post-harvest technology, as well as marketing and storage. The annual growth rate was 6%, highest ever during the plan period, and the food grain production reached 152 million tons. Guys, इसके पहले थर्ड 5 ईयर प्लान में देखो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना था, 0.6%. थर्ड में। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्शन था 94 मिलियन टन्स था। ठीक है, 94 से हम सीधा पहुंच गए 152 मिलियन टन्स पे, तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया हमने, ऑलमोस्ट। जी हाँ। देन सेवेंथ, during this period the highest growth in food grains, pulses and coarse cereals was recorded, showing over annual growth rate of 4%. The areas of green revolution were expanded during the period. पहले पहले हमने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति, छोटे लेवल पे स्टार्ट की थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे प्लान्स बढ़ते गए हम लोग एरिया बढ़ाते जा रहे थे। Then 8th 5-year plan, this witnessed a tendency of stagnation in food grain production while oil seeds registered a rapid growth. तो हम लोगों ने 8th 5-year plan में ऑयल सीड्स पे कॉन्सेंट्रेट किया, फिर हमने फूड ग्रेन्स पे कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा हटा दिया। द नाइन्थ 5-year plan witnessed a mixed success. There were fluctuation in the food grain production. During this plan period, National Agriculture Policy 2000 was framed and several measures were announced, including watershed management, development of horticulture. What is horticulture रे? फ्रूट से रिलेटेड, परफेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, दैट्स हॉर्टिकल्चर। और डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, देन हॉर्टिकल्चर, देन watershed management, development of horticulture, agricultural credits and insurance scheme for crops. 10th 5-year plan. In the 10th plan, focus was placed on sustainable management of water and land resources. Guys, what is sustainable management? Proper use of resources. कैसा है ना? Sustainability is what we leave for the future generations. क्या ये भी important है? What we leave for the future generations. So you use kare, but you have to use it wisely. You cannot overuse. Then development of rural infrastructure to support agriculture, dissemination of agriculture technology. What do you mean by the word dissemination? Dissemination यानी क्या? To spread. If you can use better technology, you can produce more. So ज़्यादा से ज़्यादा information देने की बात चल रही थी. Just a moment. Then credit flow to agriculture sector. What do you mean by credit flow? Can you help me? What do you mean by credit flow? Come on, tell me. Credit flow. लोन, जितना ज्यादा लोन दोगे क्या उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, क्या कहते हो? पैसों की तो प्रॉब्लम होती है, पैसों की तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देन द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड, agriculture marketing reforms. The government of India announced a new national agriculture policy 2000 in the light of changes arising out of economic liberalization and globalization. What is economic liberalization and globalization? Can you help me? New economic policy. LPG, liberalization, privatization and globalization.
ठीक है, तो इससे हम लोग थोड़ा नेक्स्ट लेवल का प्लानिंग कर रहे थे. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी वेर अचीविंग मोर देन 4% of annual growth rate in agriculture sector, growth based on efficient use of resources and conservation of soil, water and biodiversity. What is biodiversity, Ray? Biodiversity. अच्छा, एक मिनट. हाँ, bio, very nice. What is biodiversity? अच्छा, do you get to see giraffes in India? Zebras in India? Zebras? गधे मिलते हैं क्या इंडिया में देखने के लिए? Do we get panda in India? Panda? हाँ सर, my spirit animal. Do we get to see pandas in India? No. Guys, कुछ चीजें हमारे यहाँ मिलती है, दूसरे कंट्रीज में नहीं मिलती. कुछ चीज हमारे यहाँ नहीं मिलती, दूसरे कंट्रीज में मिलती है. दैट्स बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, जैसे जब आप लंदन जाओगे फर्दर स्टडीज के लिए, जाओगे क्या? तो तुमको मिलने वाली है क्या वहां पे हमारी सब्जियां? मिलेगी तुमको? फूल गोभी मिलेगी? ब्रोकली खानी पड़ेगी, ब्रोकली. वो प्रोडक्ट वहां पे मिलेगा ही नहीं. दैट्स बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, नेक्स्ट, ग्रोथ विथ इक्विटी इन रीजन एंड अमंग्स द फार्मर्स. सबका ग्रोथ होना चाहिए और रीजनल ग्रोथ होनी चाहिए. जैसे आपने महसूस किया है क्या, देयर आर सम स्टेट्स विच आर नॉट एज इंफ्रास्ट्रक्चरली गुड एज महाराष्ट्र, कर्नाटका. देखा तुमने? देयर आर स्टेट्स. ठीक है, असम इज अ वेरी हाइपर डेवलप्ड स्टेट. यस और नो? नो, कहीं नाम ही नहीं आता उनका. महाराष्ट्र इज too much of growth we have known in Maharashtra, a very wealthy region, whereas other states are not doing as good. Karnataka, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, these are doing good in comparison with other states. ऐसा नहीं होना चाहिए, हर रीजन डेवलप होना चाहिए. क्या कहते हो? Should every region grow? Equitably. Growth that caters to domestic market and maximizes benefits from exports of agriculture product, technologically and environmentally and economically sustainable growth we want. So that was all about the 10th 5-year plan. आपने जैसे जैसे देखा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते, एग्रीकल्चर को बेस रखे हुए ही हम लोग हमेशा पॉलिसी बना रहे. डिड यू फील दैट? हमने हमेशा एग्रीकल्चर को बेस रखा है. हमने हमेशा एग्रीकल्चर को बेस रखा है. ठीक है, ऑलराइट. सो गाइस, जो 11th 5-year प्लान है, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्कस नेशनल फूड सिक्योरिटी को लेके हुआ है. बट आई गेस टू मेनी 5-year plans on the same day will be too many cooks may spoil the cooking. So we end our lecture here. ठीक है, तो 5-year plans पे थोड़ा ध्यान दो. 5-year plans की थीम भी अगर समझ गई तुमको तो आसान हो जाएगा. ऑलराइट. सो गाइज, एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न, और कैसा नहीं है सर ये 5-year plans क्यों समझा रहे? आज की सिचुएशन क्या है, इसलिए थोड़ी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है. क्या कहते हो? why you should be blessed that you are able to eat 2 meals in a day very easily. There are some sacrifices done by the people in 1960s and 70s. Am I right? क्या स्टार्ट किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, बताएंगे जरा? once a week fast. ठीक है. सो गाइज, कभी भी अगर कोई भी पॉलिसी समझनी है तो हमेशा हिस्ट्री समझनी पड़ेगी. कभी भी मेरी बात सुनिए, अगर कोई भी कंसेप्ट समझना है तो उसके पीछे की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक, हैव यू सीन दैट योर पेरेंट्स वैल्यू मनी अ लिटिल मोर देन व्हाट यू डू? क्या कहते हो? अ लिटिल मोर. क्या तुम लोगों को कभी डांट पड़ी है फॉर बाइंग टू मेनी फुटवेयर्स? यस और नो? बी ऑनेस्ट. क्या गाली पड़ी है? टू मेनी फुटवेयर्स. तुम लोग कितनी फुटवेयर्स लेते हो यार, है ना? मम्मी डांटी है ना आपको इसके लिए? बट ऐसा क्यों? हमारे घर वाले तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, फिर ऐसा क्यों करते हैं वो? They have
seen those days where having a footwear used to be luxury. So guys, आगे history will always come into picture. ठीक है, so that you understand the things with a better perception. Alright, so as far as Indian economy is concerned, तो आपको ये 5-year plans इसीलिए बताए जा रहे हैं so that you understand today's Indian economy, what we lacked in 1950s and what we have in 2020. इसका ये difference कितना ज़्यादा है ये समझेगा तो पता चलेगा whether our country has accomplished or our country has lagged behind. And then you will be able to understand that whether we have grown or not. और अगर हमारी कंट्री अगर दूसरे ग्लोबल कंट्रीज के कंपैरिजन में 8th, 9th, 10th, 20th भी स्टैंड करते हैं तो वी हैव रियली अमास्ड अ लॉट और नॉट, इसके बारे में आपको बेटर जजमेंट आएगा. नेवरदलेस, दिस इज पवन गावकर साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी वेल, बाय बाय.